तुल्य भाइयों, मार शक्ति। आज स्वाध्याय सत्संग में हमारा 155वीं क्लास है। आज हमारा लीगल सेक्शन है और लीगल सेक्शन में हमारे आदरणीय विपिन गर्ग साहब, जो टैक्स एडवोकेट भी हैं, चार्ट अकाउंटेंट भी हैं, और आज का जो विषय लिया है आपने, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड ऑफ द एक्यूज्ड बाय पुलिस एंड अदर अथॉरिटीज। इससे पूर्व ही आप जो है बिल के ऊपर अपनी वो ले चुके हैं। अब हम आदरणीय R.D. कारकर साहब से, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं, पिछले 40 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ की बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और हमारी AIFTP जो ऑल ओवर इंडिया की है उसके कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। हम आदरणीय R.D. कारकर साहब से निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द आदरणीय विपिन गर्ग जी के विषय में कहें। आदरणीय कारकर साहब। स्वाध्याय चिंतन का 155वां श्रृंखला है। ये 155 श्रृंखला एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, न्यूमेरिकल जो के हिसाब से 1555 यानी 5 5 10 1 11। और आज के जो वक्ता हैं विपिन जी गर्ग, वो स्वयं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और लीगल टैक्सेशन के अलावा भी अन्य PMLA, बेनामी और अन्य विषय के जानकार हैं। और इसके अलावा भी वो संस्कृति और संस्कार उसके विषय में पूरा अपनी दखल रखते हैं। आज का जो विषय है, आप वो जो पुलिस ऑफिसर या अन्य इनकम टैक्स ऑफिसर या अन्य की जगह आप जो बयान देते हैं, उस बयान की कितनी सार्थकता है और किस उसमें क्या आपको ध्यान रखना है और उसका प्रभाव क्या है और आगे वो कैसे आपके अगेंस्ट में यूज हो सकती है, उन सब बातों के बारे में विपिन जी आपको बताएंगे। आपके जो भी प्रश्न रहेंगे वो उनके वक्तव्यता देने के बाद में विपिन जी उसको डील करेंगे। इसके साथ ही मैं विपिन जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपना आज का वक्तव्य दें। धन्यवाद आर्टिकल साहब। थैंक यू काका साहब, थैंक यू अरविंद जी। नमस्कार एक बार फिर सभी को। सीधा बात पर आ जाता हूँ। आज का विषय जो रखा है, आज का सेक्शन लीगल सेक्शन है अरविंद शर्मा फोरम पर। तो आज का विषय है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड ऑफ द एक्यूज्ड बाय द पुलिस और द अदर अथॉरिटीज। ये जो विषय है ये क्रिमिनल लॉ से संबंध रखता है। क्रिमिनल लॉ से संबंध रखता है कि क्रिमिनल लॉ में जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं एक्यूज की, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू किस तरीके से होती है जब एक्चुअल कोर्ट के सामने, ट्रायल कोर्ट के सामने ट्रायल चलता है। उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, कितनी है, और वो जानकारी एक जनरल सेंस में, एक हमारा जो ग्रुप है वो जनरल ग्रुप है, उसमें ऐसा नहीं है कि केवल एडवोकेट्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सभी लोग हैं। तो एक जनरल जानकारी की हैसियत से, दृष्टि से आज का डिस्कशन है। तो कुछ बेसिक सी बातें ही करने का विचार है। वो ये है कि लॉ के अंदर 2 चीजें हैं, 2 तरीके की प्रोसीडिंग्स हैं, एक सिविल प्रोसीडिंग्स है और एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। तो हम जो आज बात कर रहे हैं, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेकर है। लॉ कोई भी हो सकता है, IPC में भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, टैक्स लॉज में भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। जब प्रोसिक्यूशन की हम बात करते हैं, कम होती है लेकिन होती है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स रिलेटिवली कम होती हैं लेकिन होती हैं। GST में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कम होती हैं लेकिन होती हैं, लेकिन GST में इनकम टैक्स के मुकाबले ज्यादा हो रही हैं। पढ़ते रहते हैं अखबार में कि डिपार्टमेंट ने ये सर्च की, उसमें इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया, और ये सब नारकोटिक्स वो प्योरली क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल एक्ट है कि जो ड्रग्स हैं उसमें नार्कोटिक ड्रग्स हैं, उसमें किसी को डील नहीं करना है, वो एक क्राइम है।
तो वो प्योरली क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। फॉर एग्जाम्पल करप्शन, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है कि करप्शन का चार्ज है किसी के ऊपर और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है पुलिस कर रही हो और हो सकता है सीबीआई कर रही हो। इन एनी केस ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। ऐसे कुछ एग्जांपल से बस मुझको क्या क्लियर करना है कि ये आज का जो सब्जेक्ट है वो सिविल प्रोसीडिंग नहीं है। आज का जो सब्जेक्ट है वो टैक्स प्रोसीडिंग भी नहीं है। टैक्स प्रोसीडिंग एसेंशियली सिविल प्रोसीडिंग्स ही है। टैक्स प्रोसीडिंग्स एसेंशियली सिविल प्रोसीडिंग्स ही है। आज का जो सब्जेक्ट है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। कोई फ्रॉड का चार्ज मुझ पर लग गया है, 420 लग गया है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मैंने कोई बिजनेस किया, पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया, पब्लिक ने एक एफआईआर करवा दी कि इन्होंने हमसे गलत पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद भाग गए। इस तरह के जो हम न्यूज़पेपर्स में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ये क्रिमिनल चार्ज है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है कि मेरे ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा और मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। हम पढ़ते रहते हैं कि फला पुलिस का ईओडब्ल्यू विंग, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जैसे नोएडा में भी हम देख रहे थे कि वो बाइक बॉट स्कीम कोई चलाई, किसी ने पैसा इकट्ठा कर लिया, पैसा नहीं मिल पाया लोगों का, क्या है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है ये। या रियल एस्टेट में भी कई बार हम सुनते हैं कि उसके पास जमीन ही नहीं थी, नक्शे पास नहीं थे, उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया, बुकिंग कर ली, उसके बाद भाग गए, फ्रॉड का चार्ज है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। यहां पर है हमारा सब्जेक्ट क्या है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में स्टेटमेंट्स अगर रिकॉर्ड होते हैं किसके, एक्यूज्ड के, जिसके ऊपर किसी ऑफेंस का, किसी क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज लगाया गया है, उसके अगेंस्ट में जब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होती है, उस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के दौरान जो उसके बयान लिए जाते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, उनकी एविडेंशियरी वैल्यू लॉ में क्या है, उसके खिलाफ उसका बयान किस तरीके से कितना इस्तेमाल हो सकता है, नहीं हो सकता है, पोजीशन क्या है, ये वो एरिया है जिसको हमने आज का विषय बनाया है। ठीक है सर। तो हम आज जो बात कर रहे हैं ना सर, हम बात कर रहे हैं कि कल को मुझ पे कोई चार्ज लग जाए। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अपने डिस्कशन के लिए। से फॉर एग्जांपल मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, एक पब्लिक सर्वेंट हूं, और कल को मुझ पे कोई करप्शन का चार्ज लग जाए, एफआईआर हो जाए और मुझ पे करप्शन का चार्ज लग जाए। हम जानते हैं कि करप्शन एक ऐसा चार्ज है जो अगर मैं पब्लिक ऑफिसर हूं तो मुझ पर भी लग सकता है। जो ये कहा जा रहा है कि जो मुझको ब्राइब दे रहा था, तो ब्राइब देने वाले पर भी करप्शन का चार्ज लग सकता है। और अगर इन दोनों के बीच में कोई मीडिएट कर रहा था, इन दोनों के बीच में, यानी कि ब्राइब लेने वाले के बीच में, ब्राइब देने वाले के बीच में कोई मीडिएट कर रहा था, कोई मीडिएटर था, कोई फैसिलिटेट कर रहा था, तो उस मीडिएटर के ऊपर भी, वो भी एक जुर्म है, क्राइम है, उसके ऊपर भी ये चार्ज करप्शन में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, लग सकता है। ये एग्जांपल लिया मैंने, तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। ठीक है सर। ऐसी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी तो क्या होगा, कोई एफआईआर लॉन्च होगी, पुलिस के यहाँ कोई एफआईआर लॉन्च होगी। इस एग्जांपल को लेकर चल रहा हूं मैं कि कोई करप्शन का चार्ज लगा, एफआईआर लॉन्च हुई। ये एग्जांपल लेकर चल रहे हैं हम इस बात को समझने के लिए कि जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर ये चार्ज लगाया जा रहा है करप्शन का, उसके पास क्या डिफेंस अवेलेबल है, उसके पास लीगली क्या राइट्स अवेलेबल हैं। गलत चार्ज भी लगते हैं सर, करप्शन के गलत चार्ज भी लगते हैं। करप्शन के चार्जेस लगाने के लिए सारी चीजें इम्प्लांट भी होती है, ये सब भी होता रहता है। आप जानते हो कि ऐसे हम न्यूज़पेपर के माध्यम से हम जानते हैं, मूवीज के माध्यम से भी हम जानते हैं, आर्म्स एक्ट में और नारकोटिक्स में जिसके ऊपर, जिसको आपको फंसाना है, मूवीज में कैसे दिखाते हैं कि किसी को फंसाना था तो उसके घर में नारकोटिक्स, जो बैंड ड्रग्स हैं, वो रख दिए गए और बाद में पकड़ लिया पुलिस ने उसको। तो ऐसा भी होता रहता है। J&K में ये बहुत आम एलिगेशन लगता रहता है फोर्सेस पे कि वो खुद ही गलत एलिगेशन, मूवी के माध्यम से कह रहा हूं मैं इसको, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। मूवीज में ऐसा देखते हैं हम, मूवीज में ऐसा दिखाते हैं कि अथॉरिटी ने, पुलिस ने आर्म्स प्लांट कर दिए घर में, बाद में रेड मारी,
आर्म्स मिल गए और उसके ऊपर चार्ज लग गया। ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा कोई एक्यूजेशन लग जाए आज मेरे ऊपर, तो मेरे पास क्या लीगल डिफेंस अवेलेबल है, मेरे क्या लीगल राइट्स हैं, ये आज का सब्जेक्ट मैटर है। तो एग्जाम्पल वापस पकड़ते हैं अपना करप्शन वाला, कि कोई करप्शन का चार्ज मुझ पर लगा और एक एफआईआर लॉन्च हो गई, पुलिस में एक एफआईआर लॉन्च हो गई। पुलिस में जब एफआईआर लॉन्च होती है तो एक आईयू, जिसे आप बोलते हो इंक्वायरी ऑफिसर, वो अपॉइंट हो जाता है। वो उस एफआईआर में जो कंप्लेंट दर्ज है उसकी इंक्वायरी करता है, तो हम उसको बोलते हैं इंक्वायरी ऑफिसर। एसएचओ खुद भी इंक्वायरी कर सकता है, बट नॉर्मली अपने सबऑर्डिनेट को वो इंक्वायरी ऑफिसर बनाता है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो वो इंक्वायरी ऑफिसर हो गया साहब। तो इंक्वायरी ऑफिसर, जो पुलिस का इंक्वायरी ऑफिसर है, जो वो इंक्वायरी करता है, तो उसके पास इंक्वायरी कौन से लॉ में करता है सर, वो प्रोसीजर, वो नियम सब कहाँ लिखे हुए हैं, ऐसी बेसिक बेसिक सी चीजें आज हमको बात करनी है। वो कहाँ लिखे हुए हैं साहब, तो वो है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वहां पे वो प्रोसीजर लिखा हुआ है कि इंक्वायरी ऑफिसर को कैसे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करना है। उस प्रोसेस में उस इंक्वायरी ऑफिसर के पास एक राइट है, बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे उसके पास सर्च का राइट है, सीजर का राइट है, वो सर्च कर सकता है, सर्च वारंट के साथ में सर्च कर सकता है, और वो समन कर सकता है। वो समन कर सकता है, जो एक्यूज्ड है उसको भी समन करके बुला सकता है, उसे इंक्वायरी कर सकता है, जो उसमें विटनेसेस हो सकते हैं उसकी निगाह में, उनसे भी वो इंक्वायरी कर सकता है, समन करके बुला भी सकता है और जा भी सकता है। ये सारे जो अधिकार हैं वो इंक्वायरी ऑफिसर के पास, जो तो एक पुलिस ऑफिसर है, उसके पास ये अधिकार है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल सच्चाई पर आते हैं सर, प्रैक्टिकल रियलिटी पर आते हैं। हम जानते हैं कि जो एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, यहां पर हम पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, इंक्वायरी ऑफिसर की बात कर रहे हैं। जो इंक्वायरी ऑफिसर है आखिर तो वो पुलिस है। आप सर रास्ते से गुजरो तो हो सकता है कोर्ट कंपाउंड में जाकर के चाय पी लो और कोर्ट कंपाउंड में घूम भी आओ, लेकिन आप थाने से गुजरो तो शायद बहुत दूर से गुजरोगे, रोड के इधर साइड से चलो, यहाँ थाना पड़ता है, थाने में नहीं जाता कोई। तो थाने का एक अपना डर बना हुआ है, एक हवा बना हुआ है, सही भी है अपनी जगह पे। तो सच्चाई ये है कि पुलिस का एक डर है, और क्योंकि पुलिस के पास पावर्स बहुत है तो वो डर लाजमी भी है। तो पुलिस जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, बयान रिकॉर्ड करती है, तो मूवीज में थोड़ा तो बढ़ाकर दिखाते हैं, लेकिन उसको घटाकर भी समझ लो आप। तो आप मूवीज के माध्यम से तो कम से कम जानते ही हो कि हम सुनते रहते हैं, थर्ड डिग्री भी पुलिस यूज करती है, मार पिटाई भी यूज करती है, डांट फटकार भी यूज करती है, और सब कुछ यूज करती है जनाब। ये एक व्यवहारिक सच्चाई है। तो पुलिस को उस कंप्लेंट केस को, उस एफआईआर को कहीं जाकर के क्लोज करना होता है, अपनी फाइंडिंग देनी होती है। तो जब वो एक्यूज को पकड़ कर लाते हैं तो उससे क्वेश्चनिंग करते हैं, रिमांड रूम होता है एक पुलिस थाने में, वहां पर क्वेश्चनिंग होती है। तो ये समझा गया, लॉ ने ये समझा कि जब भी पुलिस इस तरह से इंक्वायरी करेगी, विटनेसेस से बयान रिकॉर्ड कराएगी, एक्यूज्ड के बयान रिकॉर्ड करेगी, तो पुलिस की जो पोजीशन है वो फोर्स है, उसको कहते ही हम है पुलिस फोर्स। तो लॉ ने इस बात को समझा, लॉ बनाने वालों ने इस बात को समझा क्या, कि जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस है यहां पर, वो जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और उनके सामने कोई एक्यूज ये कबूल करता है कि हाँ साहब मैंने ब्राइब ली, अपना एग्जाम्पल लेके रखते हैं, या मैंने ब्राइब दी, या मैं मीडिएटर था, तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि वो बयान उसने दबाव में आकर के दिया है, पुलिस की वर्दी के सामने दबाव में आकर के दिया है, पुलिस के डंडे के सामने दबाव में आकर के दिया है, गाली गुप्तार के सामने दबाव में आकर के दिया है, और भी चीजें हैं दबाव में आकर के दिया है। ये मान ही लिया गया कि पुलिस के सामने जो बयान दिए जाते हैं, आप कुछ भी कर लो, कितने भी मैनुअल बना लो, जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, और किसी हद तक देखो पुलिस को जब इन्वेस्टिगेट करना होता है तो अपनी ड्यूटी भी करनी है, यहां मैं पुलिस के फेवर में बोल, पुलिस को अपनी ड्यूटी भी करनी है, उनको थोड़ा दबाव बनाना ही पड़ता है, वरना उनका काम होता भी नहीं है, वो कर भी नहीं पाएंगे। उनको अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए भी थोड़ी सख्ती बरतनी ही पड़ती है, उनकी ड्यूटी ही ऐसी है। तो गिवन द फैक्ट कि ऐसा है, तो ये
लॉ में सोचा गया, लॉ मेकर्स ने सोचा होगा कि यहां जो बयान रिकॉर्ड होते हैं क्या उनके मतलब उनको सबूत के तरह से कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। सबूत मीन्स एविडेंस। उनको एविडेंस की हैसियत से, सबूत की हैसियत से जब कोर्ट में केस चलेगा तो क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, कितना किया जा सकता है, कितना नहीं किया जा सकता है, ये बात चली होगी। तो जब इस तरह का बात चली होगी तो लॉ में एक प्रोविजन आया सर। कहाँ आया मैं बता देता हूँ, कहाँ लिखा है। कुछ हमारे वागीश भैया है, वो तो एडवोकेट ही है, अरविंद जी एडवोकेट ही है, समझ ही जाएंगे। तो कहाँ लिखा है 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो 20, अब मैं प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं सर। विटनेस एक्यूज्ड भी हो सकता है, विटनेस अदर देन एक्यूज्ड भी हो सकता है। गवाहियां ली जाती हैं, बताओ तुम कहां थे, तब क्या कर रहे थे, ये कहां था, ये सब चलता है। तो विटनेस एक्यूज्ड भी हो सकता है और एक्यूज्ड नहीं भी हो सकता है, दूसरी विटनेस गवाह जिसे हम कहते हैं। ठीक है सर। तो क्या लीगल राइट अवेलेबल है एक्यूज्ड के लिए? एक्यूज्ड को एक लीगल राइट दिया गया। कहां दिया? सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। वहां उन्होंने ये लिख दिया कि पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है एक्यूज्ड के द्वारा तो वो एविडेंस में काउंट नहीं होगा। जब ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चलेगा और सबूत पेश करना होंगे प्रोसिक्यूशन को, प्रोसिक्यूशन यानी कि स्टेट को, यानी कि आप देसी भाषा में समझ लो पुलिस को, तो पुलिस को साबित करना होता है कि ये क्राइम हुआ, तो टेक्निकली हम उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होता है कि ये क्राइम हुआ। आप जितने क्रिमिनल साइटेशन देखोगे अगर लीगली, तो हमेशा कैसे लिखा होता है? बबलूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। स्टेट होगा, मतलब स्टेट के अगेंस्ट में होता है, एक पार्टी स्टेट होती है, उसी स्टेट को हम कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना होता है कि क्राइम हुआ और इस एक्यूज ने ये क्राइम किया। इस अपने एग्जांपल में इन एक्यूज्ड ने, ये विपिन गर्ग इसमें एक्यूज्ड हैं, इन्होंने, इन पर करप्शन का मुकदमा बनता है और ये इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो ऑफेंस है वो कमिट किया। किसको प्रूव करना है सर? प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है। तो जब वो प्रूव करेंगे तो अगर विपिन गर्ग ने पुलिस के सामने कोई बयान दिया था कि हाँ साहब मैंने पैसे लिए तो थे, कि तो दिए तो थे, कि तो मैं मीडिएट तो कर रहा था, ऐसा कोई कन्फेशन अगर उसने पुलिस के सामने विपिन गर्ग ने रिकॉर्ड किया है, विपिन गर्ग यहाँ पर एक्यूज्ड है, तो ये जो स्टेटमेंट पुलिस के सामने लिया गया था इसको एविडेंस में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कोर्ट इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट के बिना पर तय नहीं करेगी कि क्राइम हुआ था या नहीं हुआ था। दिस हैज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एविडेंस। ये कहां है? सेक्शन 25 का ये प्रोटेक्शन है। किसको? एक्यूज्ड को। किस चीज को बचाने के लिए? कि किसी एक्यूज्ड से जो भी पुलिस फोर्स स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है उसमें पूरी संभावनाएं है कि वो दबाव में दिया गया है, इसीलिए उस स्टेटमेंट के आधार पर कोई कन्विक्शन, किसी को गुनाहगार नहीं ठहराया जा सकता। ये कानून है। तो हमने कानून की एक बात पकड़ी कि एक्यूज्ड को कानून एक प्रोटेक्शन देता है, एक राइट देता है कि पुलिस के सामने जो कन्फेशन दिया गया उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, उसको एविडेंस में से एक्सक्लूड किया जाएगा। तो पुलिस को उन कन्फेशंस को छोड़कर अलग से ये प्रूव करना पड़ेगा कि विपिन गर्ग ने फला क्राइम वास्तव में किया। ठीक है सर। अब हम इस स्टेज तक आ गए तो एक चीज और एक बात समझ ली सर हमने कि एक्यूज्ड को सेक्शन 25 का एक प्रोटेक्शन अवेलेबल है। एक कदम आगे बढ़ते हैं। क्रिमिनल लॉ किस तरह से, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ किस तरीके से है, उसके पीछे किस तरीके की सोच है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो जब ट्रायल कोर्ट में जब मुकदमा चलता है तो एक तरफ प्रोसिक्यूशन है जिसको प्रूव करना है कि क्राइम हुआ और एक्यूज्ड ने किया, और एक तरफ एक्यूज्ड है जिसको डिफेंड करना है कि मैंने क्राइम नहीं किया। यही है। तो ये कौन प्रूफ करेगा? अब इसमें एक सवाल है, क्या ये कौन प्रूफ करेगा कि क्राइम हुआ, यानी कि ये जिम्मेदारी किसकी है, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ, ये वकीलों की भाषा है।
ऐसी ही है, साइंस वालों की अपनी भाषा है, वकीलों की अपनी भाषा है, तभी थोड़ा लगता है ना हटके हैं हम। ये जिम्मेदारी किसकी है, ये साबित करना कोर्ट में कि एक्यूज्ड ने फला क्राइम वास्तव में किया। द आंसर इज द जिम्मेदारी, द ओनस ऑफ प्रूफ, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द प्रोसिक्यूशन, यानी कि पुलिस को, यानी कि प्रोसिक्यूशन को टेक्निकली ये प्रूव करना है कि यस ये क्राइम हुआ और इन्होंने किया। और कैसे प्रूव करना है मालूम, व्हाट इज द डिग्री, कितना कन्विंस करना है कोर्ट को, जज साहब को किस हद तक कन्विंस करना है कि ये क्राइम हुआ। तो कहते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कॉन्सेप्ट है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन को, जज साहब को कन्विंस करना है, प्रूव करना है कि क्राइम हुआ और एक्यूज्ड से विपिन करके हमारे एग्जांपल में तो उन्होंने किया, और किस हद तक करना है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ये एकदम जनरल लॉ है, क्रिमिनल लॉ का हम क्या कहते हैं टेक्निकली, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल लॉ का ज्यूरिस्प्रूडेंस है। द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द ऑफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपने मूवीज सबने देखी है और मूवीज में खूब दिखाई जाती हैं अदालतें, तो आपने मूवीज में देखा होगा जज साहब क्या कहते हैं कि एक्यूज्ड को के जो है प्रोसिक्यूशन पूरी तरीके से ये साबित नहीं कर पाए कि एक्यूज ने ये क्राइम वास्तव में किया था, तो शक के आधार पर साक्ष्य के अभाव में बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दिया जाता है, एक्यूज्ड को दिया जाता है, और एक्यूज्ड को बाइज्जत रिहा किया जाता है। ये डायलॉग आता है मूवीज में, यही है। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है प्रोसिक्यूशन को कि क्राइम हुआ। इसलिए हम देखिए, हम क्रिटिसाइज तो करते हैं पुलिस को, एनफोर्समेंट एजेंसीज को, लेकिन आप ये भी एक चीज अप्रिशिएट करना, थोड़ा इम्पार्शियल होकर अगर कर रहे हो तो पुलिस की भी बड़ी मुसीबत है। अब उसको प्रूफ किस हद तक करना है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट द पुलिस यानी कि प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव दैट यस द क्राइम हैज बीन कमिटेड बाय दिस एक्यूज्ड एंड देयरफॉर देयर हैज टू बी अ कन्विक्शन। कन्विक्ट होना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए, ये कन्विंस करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट, अगर उसमें शक की गुंजाइश आ गई कि वो वहां थे या नहीं थे, आप देखते हो मूवीज में, साहब उस समय तो मैं यहाँ था ही नहीं, जिस शहर में क्राइम हुआ, मैं तो क्राइम हुआ दिल्ली में, मैं तो था बेंगलोर में, रजिस्टर देख लो होटल का, तो क्या कहते हैं उसको, ये तो डाउट आ गया वो थे भी कि नहीं थे। तो जहां डाउट आ गया तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलता है सर, एक्यूज्ड को। ये एक कॉन्सेप्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, प्रोसिक्यूशन पर है। किस हद तक है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सिविल प्रोसीडिंग्स में इस डिग्री का प्रूव नहीं करना पड़ता। सिविल प्रोसीडिंग्स में नंबर 1 बर्डन उल्टा होता है ना, बर्डन उल्टा होता है। मुझे ये प्रूफ करना पड़ता है कि मैंने जो किया वो सही किया, गलत नहीं किया। और जो डिग्री होती है सामने वाले के लिए प्रूफ करने के लिए, उसको हम कहते हैं, बस नाम लेके छोड़ देता हूं, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि पूरी ये संभावना है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि ऐसा हुआ होगा, उससे हो जाता है काम सिविल में, नॉट इन क्रिमिनल। क्योंकि क्रिमिनल में आखिर तो आप पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है, किसी के कन्विक्ट कर दोगे आप, उसको जेल चला जाएगा वो। पर्सनल लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सोचो। तो क्रिमिनल लॉ में ये साफ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होता है। उसमें ये प्रोटेक्शन दिया सेक्शन 25 में कि जो कन्फेशन अगर रिकॉर्ड हुआ है पुलिस के सामने, तो उसको एविडेंस की तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक बात हो गई। एक और बात कहनी है, पुलिस जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है वकीलों के लिए, उसका सेक्शन है 161 सीआरपीसी, 161 का बयान, ये सबको रटा रहता है वकीलों में। 161 का बयान रिकॉर्ड करती है। ये हमारी जानकारी के लिए, 161 में जब पुलिस बयान रिकॉर्ड करती है तो वो ओरल पुलिस मुझसे बयान ले ले, उसको राइटिंग में रिड्यूस करे ना करे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पुलिस इंक्वायरी ऑफिसर को, आईओ को लगता है कि राइटिंग में रिड्यूस करना है, वो राइटिंग में रिड्यूस करे। लेकिन ध्यान रखना, एक और प्रोटेक्शन है। कहां पे है सर, वो कहां लिखा है, 162 सीआरपीसी। 162 सीआरपीसी क्या, कि जो पुलिस के सामने बयान रिकॉर्ड होते हैं ना सर,
वो पुलिस को लगता है, यानी कि इंक्वायरी ऑफिसर को लगता है तो रेटिंग में रिड्यूस करे, नहीं लगता है रेटिंग में रिड्यूस नहीं करे, लेकिन मेरे साइन उस पर नहीं लगते। 162 ये बोलता है पुलिस जब बयान रिकॉर्ड करेगी, अगर राइटिंग में रिकॉर्ड कर रही है तो बयान देने वाले के सिग्नेचर वो नहीं लेगी, नहीं लेगी। अब इंक्वायरी ऑफिसर को ना मालूम हो, वो साइन करा ले, उसकी कोई कीमत नहीं है। और आपके लिए, हमारे लिए, कल को भगवान ना करे, खुदा ना करे, ऐसा हो कोई मौका कि हमको पुलिस के सामने बयान देना हो, तो इतना हम जानते हैं कि पुलिस के सामने जो बयान होते हैं उस पर हमारे साइन की जरूरत नहीं है। अगर कोई हमसे कहे 161 के बयान पे आप साइन कर दो, तो आप कह सकते हो साहब इतनी जानकारी मुझको है, 161 के बयान पे गवाह के साइन नहीं हुआ करते, वो नहीं करवाएगा आपसे साइन। आपने इतना बोल दिया ना 161 के बयान पे गवाह के साइन नहीं हुआ करते, वो कराएगा नहीं, और कॉशियस हो जाएगा कि आपके साथ थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, आप थोड़ा थोड़ा तो जानते हो। तो पुलिस के सामने जो बयान रिकॉर्ड होते हैं उस पर साइन नहीं हुआ करते, क्योंकि उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती, तो साइन कराने के मायने क्या। ये 162 का प्रोटेक्शन है, ताकि विटनेस को डर ना लगे, ये एक रखा गया। तो ये 161 162 है, इस तरह के राइट्स विटनेस के लिए, एक्यूज्ड के लिए अवेलेबल है। अच्छा जी, आप बोलोगे कि साहब पुलिस के सामने जो बयान रिकॉर्ड होते हैं उसकी, और उसमें कोई कन्फेशन होता है तो एक्यूज्ड को प्रोटेक्शन मिला सेक्शन 25 का, साइन भी नहीं कराने, ये भी विटनेस को एक थोड़ा रिलीविंग है। उसके बाद मैटर चला गया ट्रायल कोर्ट में। प्रोसेस क्या होता है सर, एफआईआर लॉन्च होती है, एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस इंक्वायरी करती है, आईओ अपॉइंट होता है, आईओ इंक्वायरी करता है, आईओ की जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है तो आईओ एक चार्जशीट फाइल करता है ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में एक चार्जशीट फाइल करता है, हम सुनते रहते हैं ना, अखबार में आता है चार्जशीट फाइल हो गई, आज चार्जशीट फाइल हो गई। अगर पॉलिटिशियन की किसी की चार्जशीट फाइल हो जाए तो अगले दिन शायद उसको इस्तीफा देना पड़े, तो वो इस्तीफा देते हैं, अखबारों में होता रहता है कि साहब चार्जशीट फाइल हो गई इतने बड़े नेता के खिलाफ। यानी कि प्रथम दृष्टया पुलिस ने ये पाया कि हाँ, उन नेताजी ने ये क्राइम किया। हाँ, प्रथम दृष्टया, फर्स्ट प्रेमा फेसाई, देयर इज सफिशिएंट एविडेंस कि उन्होंने चार्जशीट फाइल किया कोर्ट में, तो इतने पर मंत्रालय चला जाता है जनाब, एक्विजिशन पर चला जाता है, ये तो बड़ी बात है, चार्जशीट पे चला जाता है। तो चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद जज साहब का ये काम है ट्रायल कोर्ट का कि वो उसका कॉग्निजेंस लेते हैं। अब ये सब टेक्निकल शब्द हैं, लेकिन अब मुझे बोलने पड़ेंगे, मैं क्या करूं। तो जज साहब उसका कॉग्निजेंस लेते हैं, का मतलब जिसे कहते हैं संज्ञान लेते हैं। तो ऑफिशियली, फॉर्मली, यानी कि क्या कहते हैं हिंदी में, क्या बोलूंगा, फॉर्मली फॉर्मली उसका संज्ञान लेते हैं, औपचारिक रूप से उसका संज्ञान लेते हैं। फॉर्मल मींस औपचारिक रूप से उसका संज्ञान लेते हैं, यानी कि रिकॉर्ड पे उस केस को लेते हैं, उसकी सुनवाई शुरू करते हैं, है ना। तो बयान फिर ये एक प्रोसेस है, उसके बाद फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। एक बात है, एक बात और कहनी है मुझको यहाँ पे। ये बात तो पुलिस को भी मालूम है जनाब, पुलिस भी ये जानती है कि 161 के बयान जो पुलिस रिकॉर्ड करती है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती, वो कोर्ट में टिकेगा ही, मतलब टिकेगा नहीं बोले तो उसको तो छोड़ ही देंगे जज साहब, तो उस पर तो कोई कन्विक्शन होगा ही नहीं। इस समय का भी तो ध्यान रखना है मुझको। क्या टाइम हो गया? नहीं, टाइम है अभी। हाँ अभी तो है, लेकिन मेरा एजेंडा लंबा है ना, तो मुझे खींचना पड़ेगा, वो ऐसे ही होता है हर बार। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, चार्जशीट फाइल होती। अब ये तो पुलिस को भी मालूम है साहब कि 161 में जो बयान होता है उसमें सेक्शन 25 का प्रोटेक्शन अवेलेबल होता है। तो पुलिस भी स्मार्ट है जी, वो कहते हैं 161 के बयान से बात बनेगी नहीं हमारी, तो बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए वो क्या करते हैं, विटनेस को, जिसके उसको एविडेंशियरी वैल्यू बनाना है ना जिसको, तो वो बयान करवाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, वो आपको ले जाएंगे, पुलिस जानती है। अच्छा, अभी मैं कह रहा था ना कि आप बोल सकते हो पुलिस को कि साहब जो 161 के बयान होते हैं उस पर साइन नहीं होते। बोले हाँ भाई साहब, 161 के बयान पे साइन नहीं होते, आप ठीक कह रहे हो, एक काम करना, कल सुबह पेश होना, हम चलेंगे मजिस्ट्रेट साहब के पास, 164 के बयान कराएंगे। तो ये है तो 164 के बयान होते हैं, सेक्शन 164 सीआरपीसी, वो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं अंडर ओथ, वो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं अंडर ओथ। कॉन्सेप्ट क्या है सर, फिलॉसफी क्या है, ये माना गया, लॉ मेकर्स ने ये समझा कि जो, और ये सच भी है, देखो आप कभी जाना कोर्ट कंपाउंड में, आपको डर नहीं लगेगा। कोर्ट में, जहां कोर्ट लगती है, जहां जज साहब बैठे होते हैं और दो वकील झगड़ा कर रहे होते हैं,
पुलिस भी होती है वहां, किसी एक्यूज को लेकर आई होगी, वहां आपको डर नहीं लगता। आपने कभी नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा वकील होने के बावजूद, कि कभी कोर्ट साहब किसी एक्यूज को डांट रहे हो, नहीं होता ऐसा। उसने कुछ मर्जी किया हो, द नियम इज यू आर नॉट गिल्टी अंटिल अनलेस यू आर प्रूव, मींस यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूव्ड गिल्टी। जब तक आप ये प्रूव नहीं हो जाता आप गुनहगार हो, तो माना जाएगा कि आप निर्दोष हो। ये एक सीधी सीधी बात है। जज साहब नहीं डांटते किसी एक्यूज को, उन्हें क्या पता ये गिल्टी है कि नहीं है। तो वहां किसी को डर नहीं लगता, वहां डर नहीं लगता। वहां डर उसे लगता है जिसको ये हो जज साहब जेल ना भेज दें, वरना अदरवाइज कोर्ट रूम में आपको डर नहीं लगता, थाने में लगता है। आपको ये यकीन है कि कोर्ट रूम में नाजायज नहीं होगा। आप बेल लेने गए, बेल मिले ना मिले ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नाजायज नहीं होगा ऐसा यकीन जनता का है कोर्ट रूम में, थाने में नहीं है, थाने में नहीं है। तो फिलॉसफी इज, द प्रिजम्पशन इज कि जज साहब के सामने कोई अनड्यू कंपल्सन नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, कोई पुलिस का दबाव नहीं होता। तो ऐसा हम देखते हैं कि पुलिस के सामने कोई बयान देता है, वो कुछ बयान पुलिस के सामने देता है, लेकिन जज साहब के सामने पलट जाता है, बयान बदल देता है। क्यों? तो जज साहब के सामने जो बयान दिया जाता है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है, पूरी पूरी है। पुलिस के सामने जो बयान दिया जाता है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, सेक्शन 25 का प्रोटेक्शन भी है। लेकिन जज साहब के सामने जो बयान दिया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया जाता है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है, वो अंडर ओथ बयान लिया जाता है बाकायदा। आप जो बोलते हो जज साहब रिकॉर्ड करते हैं, साइन करवाते हैं, पुलिस भी होती है उस समय, हुआ करे। लेकिन जज साहब के सामने आप बयान देते हो और आप पुलिस के अगेंस्ट में बयान देते हो, कोई डरने की बात नहीं है। जज साहब आपको बोलेंगे डरने की कोई बात नहीं है, आप बताओ, और बताते हैं लोग। सर पुलिस जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने लोग बताते हैं साहब पुलिस ने मेरे साथ अत्याचार किया, ऐसा ऐसा मेरा बयान रिकॉर्ड करा लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं आपको अब बताता हूं कि एक्चुअल पोजीशन क्या थी। तो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होते हैं वो 164 में होते हैं, ये बात पुलिस भी जानती है। तो पुलिस को जब उस बयान को पुख्ता करने की जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं, आपका मजिस्ट्रेट के सामने बयान करा देते हैं, और वो किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने हो सकता है। जरूरी नहीं जिसके सामने मुकदमा चलेगा वहीं जाकर के बयान कराना पड़ेगा, किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो सकता है, मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो सकता है। अगर तो उसी मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुआ है जिनके सामने मुकदमा चल रहा है तो कोई बात नहीं। अगर किसी और मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ है तो वो मजिस्ट्रेट साहब आपका वो बयान रिकॉर्ड करके उन मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज देंगे जिनके पास आपका केस चलना है। तो पुलिस जानती है, तो पास में जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट अवेलेबल होगी वहां जाकर के बयान करा देंगे और वो बयान ट्रांसफर हो जाएंगे उस कोर्ट में जहां पर आपका केस, ट्रायल, मुकदमा चलना है। ये हो गया 164, ये इसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है। दो बातें हो गई सर। एक और बात करनी है, एक चीज की थी हमने कन्फेशन। अगर पुलिस के सामने आपने कन्फेस कर लिया है किसी क्राइम को तो सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रोटेक्शन अवेलेबल है, लीगल राइट है आपका, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ट्रायल कोर्ट के सामने जब बयान हो रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है। ठीक है सर, हो सकता है वहां आप कन्फेस कर लो, जज साहब के सामने आप कन्फेस कर लो, पुलिस क्या कहेगी, आपने मेरे सामने जो कन्फेस किया वो जज साहब को बताना। तब जज साहब के सामने कन्फेस कर लो कि आपने फला क्राइम किया, वो कहते हो आप सरकारी गवाह हो गया, पब्लिक अप्रूवर हो गया कोई, ऐसे। तो अब पब्लिक अप्रूवर नहीं भी हो गया, आप बयान करना चाहते हो कि हाँ साहब ये गुनाह मुझसे हो गया, तो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के बयान होते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्रिमिनल लॉ में एक फंडामेंटल राइट है, लीगल नहीं कह रहा, 25 इंडियन एविडेंस एक्ट वो लीगल राइट है, एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक्यूज्ड के पास में। क्या? एक इंग्लिश में एक लाइन बोल रहा हूं मैं, आई कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट माई सेल्फ। रिपीट करता हूं, आई कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट माई सेल्फ। का मतलब क्या है? मेरे ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं है लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि मैं अपने ही खिलाफ गवाही दे दूं। ऐसा मेरा राइट है कि मैं, बेशक मैं गिल्टी हूं, मुझे मालूम है, मुझे कन्फेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आई रिपीट, मैं गिल्टी हूं, मुझे मालूम है, लेकिन ये कन्फेस करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है कोर्ट के सामने।
ऐसा मेरा फंडामेंटल राइट है। क्यों? प्रूव करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की है। फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग बयान देने का मेरे ऊपर कोई जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं सच बोलूं, वो वाला सच बोलूं कि हाँ मैंने ये क्राइम किया था, वो सच है, लेकिन वो सच बोलने का दबाव, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी नहीं है मेरी, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं साइलेंट रह सकता हूं। मैं साइलेंट रह सकता हूं। मुझे अपने खिलाफ कोई बात है, ऐसी अपने खिलाफ कोई भी गवाही देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन इवन बिफोर द ट्रायल कोर्ट, ऐसा कोई क्वेश्चन जो मुझे ही इंप्लीकेट कर दे, मेरे ही ऑफेंस को, मेरे ही जो मैं गिल्टी हूं, मेरे गिल्ट को प्रूफ कर दे, ऐसा स्टेटमेंट देने की मुझको कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। आई कैन सिंपली से आई एक्सरसाइज माई राइट टू बी साइलेंट अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर उसका जवाब मुझे ही इंप्लीकेट कर रहा है तो जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये राइट्स हैं एक्यूज्ड के। कभी कभी हो सकता है, खुदा ना खास्ता, हम या हमारा कोई परिचित फंस जाए, गलत उस पर आरोप लग जाए, तो हर क्वेश्चन का जवाब देना है? नो। हर क्वेश्चन का जवाब पुलिस को तो बात ही छोड़ दो, पुलिस को तो दे भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हर क्वेश्चन का जवाब देना है, इवन ट्रायल कोर्ट में देने की जरूरत नहीं है। जो कौन से क्वेश्चन का? जो मुझे इंप्लीकेट करता हो। आई कैन एक्सरसाइज माई राइट टू बी साइलेंट। कहां लिखा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3। हमें क्लियर सर? तो पता है प्रोसीजर क्या बनाया फिर? इवन कन्फेशन अगर है तो वो वॉलंटरी होना चाहिए जज साहब के सामने। एकदम स्वेच्छा से आप अपना गिल्ट कबूल करना चाहते हो, अलाउड है, लेकिन आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो सिस्टम ये बना हुआ है, प्रोसेस ये बना हुआ है कि अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने जाते हो, पुलिस आपको लेकर के जाती है कि और कहती है मजिस्ट्रेट साहब से, जज साहब से कि ये साहब अपना गुनाह कबूल करना चाहते हैं, इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, कन्फेशन रिकॉर्ड कर लो, तो मजिस्ट्रेट के ऊपर ये लायबिलिटी लगाई गई, ये ड्यूटी लगाई गई कि आप वार्निंग दोगे एक्यूज्ड को। क्या वार्निंग दोगे? आप उसे बताओगे उसका राइट क्या, कि आपको कन्फेस करने की कोई जरूरत नहीं है कोर्ट में भी। ये जिम्मेदारी किस पर लगाई? मजिस्ट्रेट साहब पे, कोर्ट पे लगाई कि आप एक्यूज्ड को बताओगे। वो कह रहा है मैं कन्फेस करने आया हूं, लेकिन वो वार्न करते हैं आपको, आप कन्फेस करने जा रहे हो, वॉलंटरीली आप करना चाहते हो, वो और बात है, कर सकते हो, अलाउड है, लेकिन आप पे कोई दबाव नहीं है। अगर आप कन्फेस करोगे तो वो आपके अगेंस्ट में एज एविडेंस यूज होगा। आप देख लो आपको कन्फेस करना है या नहीं करना। किसी को अगर मन हो तो गूगल से आप डाउनलोड कर लेना, कसाब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था, कसाब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था। मैजिस्ट्रेट ने उसको कई वार्निंग दी, आप देखो, कन्फेस करना चाहते हो वॉलंटरीली करो, नहीं करना चाहते हो मैं आपको टाइम देती हूं, आप सोच लो, कल आ जाना। कन्फेशन इज टोटली एट योर डिस्क्रिशन। कोई पुलिस, कोई कानून, कोई जज, कोई सुप्रीम कोर्ट, विद ऑल ड्यू रिगार्ड, कोई लॉ है कि कहीं कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको कन्फेस करना है। आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, अलाउड है, लेकिन जज आपको वार्न करते हैं कि कन्फेशन आप करोगे अगर अपनी स्वेच्छा से तो फिर आपके अगेंस्ट में यूज हो सकता है। ये कोई नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन आप ना करो तो जज आपको कंपेल नहीं कर सकते, पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा कि क्राइम हुआ था। तो एक प्रोटेक्शन मिला एक्यूज्ड को 23 का, ये एक प्रोटेक्शन है, राइट टू बी साइलेंट। आप साइलेंट रह सकते हो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो आपसे पूछे जा रहे हैं, जो आपको इंक्रिमिनेट कर दें, आपके गिल्ट को प्रूव करने की तरफ चल पड़े, आप उससे बच सकते हो, साइलेंट रह सकते हो। ठीक हो गया? समय बचाएगा ही नहीं अभी 10 मिनट, फिर वो पार्ट बी का चक्कर पड़ जाएगा, तो मुझे पार्ट बी में नहीं जाना, तो आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये हो गया सर। अब आप कहोगे साहब पुलिस से हमारा क्या लेना देना, आप जो कहानी सुना रहे हो आधे घंटे से, वो पुलिस की कहानी से हमारा क्या लेना देना, हमने कौन सा पुलिस में फंसना है जाकर के, हमें तो वो बताओ, ये जो जीएसटी वाले पकड़ लेते हैं, इनके यहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, तो क्या होगा? तो अब इसको समझिए सर। तो आपका एक सवाल बन जाएगा कि ये जो सेक्शन 25 का प्रोटेक्शन बताया आपने,
कि पुलिस के सामने जो बयान रिकॉर्ड होते हैं उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती, वो एविडेंस में काउंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि पुलिस का एक डर होता है। तो एक सवाल बना काउंटर कि सब पुलिस की तो चलो आपने क्लियर कर दी बात, ठीक हो गया, कल को हमारे कोई वास्ता पड़ गया पुलिस से तो हमको अपनी लीगल राइट्स पता पड़ गए, 25 का भी बता दिया आपने, 23 का भी बता दिया, वो तो जज साहब के सामने भी अवेलेबल है, गॉट इट। लेकिन साहब मेरे यहाँ रेड पड़ी जीएसटी की, जीएसटी छपता रहता है अखबार में, जीएसटी का एक बड़ा रैकेट आईटीसी फ्रॉड का जो है जीएसटी डिपार्टमेंट ने ब्रेक किया और इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया और फलाना ठिकाना छपता रहता है। वो भी तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। जीएसटी का सेक्शन 70 है जहां संबंधी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, 69 में उनको अरेस्ट की पावर है, अरेस्ट कर लेते हैं वो। ये तो सवाल क्या है यहाँ पे, ये एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अदर देन अथॉरिटीज मींस अदर देन पुलिस, जो अथॉरिटी है जिनको ऐसी पावर मिली हुई है, जीएसटी का एग्जांपल ले रखा है मैंने, पहले एक्साइज होता था, एक्साइज अब है नहीं डिपार्टमेंट, अब जीएसटी है। एक कस्टम डिपार्टमेंट है, उनको भी अरेस्ट की पावर से, तो इनको जो अरेस्ट की पावर मिली हुई है तो ये भी तो पुलिस जैसी पावर सी है। तो ये जो सेक्शन 25 का प्रोटेक्शन है, ऐसा लगता है हमको लॉजिकली कि ये तो हमको इन अथॉरिटीज के सामने जो बयान होते हैं उसमें भी मिलना चाहिए। सेक्शन 25 का जो प्रोटेक्शन है वो तो इनके बयान की भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इनकी क्या पोजीशन है जनाब? तो सर लॉ क्या है, पुलिस ऑफिसर की कहानी है ये। 25 जो प्रोटेक्शन देता है वो पुलिस ऑफिसर से देता है, पुलिस ऑफिसर से देता है। लॉजिक तो यही है कि पुलिस फोर्स है, वो दबाव होता है वहां पे, इसलिए उनके स्टेटमेंट्स को एक्सक्लूड कर रखा है। तो एक केस बन जाता है, एक बात बनती है कि साहब जीएसटी ऑफिसर्स का भी पूरा दबाव होता है जनाब, बैठा के रखते हैं रातों रात, पूरी रात बैठा के रखते हैं, सोने देते नहीं और फिर बयान लेते हैं। तो ऐसे बयान, तो इसमें भी तो हमको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इस सवाल आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस तरह के सवाल आए जब एक्साइज लॉ होता था और कस्टम लॉ होता था। तो कस्टम में और एक्साइज में जब अरेस्ट होती थी और स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते थे तो ये सवाल गया और ये बात रखी गई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि साहब ये भी तो पुलिस ही है, काम तो पुलिस वाले ही कर रहे हैं। ये अरेस्ट की पावर आपने इनको दे रखी है, सर्च की पावर आपने इनको दे रखी है, बिठा के रखने की पावर आपने इनको दे रखी है, 24 घंटे में पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के यहाँ। तो 24 घंटे तो बहुत होते हैं जनाब, तो इनको भी वही पावर है। अब ये धमका धमकू के हमसे बयान लेते हैं तो ये बयान की भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 25 का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये भी तो पुलिस ऑफिसर है जी। तो कोर्ट ने कहा नो, कोर्ट ने कहा नो भाई वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो पुलिस ऑफिसर नहीं है क्योंकि वो सीआरपीसी से नहीं चलते। सीआरपीसी में जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की पावर है, तो पुलिस इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, समन करती है, सर्च करती है, चार्जशीट फाइनल करती है, चार्जशीट फाइल करती है। ये जो चार्जशीट फाइल करती है ना पुलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुलिस कर सकती है, जीएसटी ऑफिसर कोई चार्जशीट नहीं फाइल करता। जीएसटी ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर कोई चार्जशीट नहीं फाइल करता, वो एक कंप्लेंट फाइल करते हैं ट्रायल कोर्ट में। टेक्निकल बात है थोड़ी सी, पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग पुलिस नहीं है एंड देयरफॉर ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब ये एक सवाल बन गया, सवाल बन गया कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये केवल आईपीसी में थोड़े ही हैं, जीएसटी में भी है। टैक्स इवेजन ऑफ जीएसटी इज अ ऑफेंस, मनी लॉन्ड्रिंग इज एन ऑफेंस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, करप्शन इज एन ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो इतने सारे ऑफेंस अलग 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 एक्ट में होते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन अलग 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 एजेंसीज करती हैं। तो पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया बयान में तो सेक्शन 25 का प्रोटेक्शन है, लेकिन क्योंकि जीएसटी ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर पुलिस नहीं है, इवन ईडी भी पुलिस नहीं है साहब, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनको भी अरेस्ट की पावर है। और क्या होता है ईडी में जानते हैं सब लोग। लेकिन इन सब के पास वैसी सी ही पावर्स हैं, वैसी सी ही फोर्स है, वैसा सा ही डर है, वैसा सा ही दबाव है जो पुलिस का है। लेकिन टेक्निकली क्योंकि ये लोग चार्जशीट फाइल नहीं करते ना कोर्ट में, तो ये पुलिस नहीं है। 173 सीआरपीसी की पावर इनके पास नहीं होती, तो ये पुलिस नहीं है। इवन जीएसटी ऑफिसर के पास तो रिमांड की पावर नहीं है, उनको कस्टडी नहीं दी जाती। एक बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गया एक्यूज्ड, तो उसकी कस्टडी वापस जीएसटी को नहीं मिलती, जीएसटी ऑफिसर को नहीं मिलती, एक्साइज ऑफिसर को वापस से कस्टडी नहीं मिलती, रिमांड नहीं मिलती। लेकिन ईडी को तो रिमांड भी मिलती है इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटेरोगेशन के लिए जिसे कहते हैं।
चिदम्बरम साहब को मिली ना रिमांड, ईडी ने लिया, रिमांड पे लिया कि रिमांड चाहिए हमको चिदम्बरम साहब की, साहब हमको इंटेरोगेट करना है कस्टडी में, इंटेरोगेट, कस्टोडियल इंटेरोगेशन बोलते हैं, कस्टडी में रख के इंटेरोगेट करना है, 15 दिन की रिमांड दे दो। तो ईडी को तो रिमांड भी मिलती है, जीएसटी ऑफिसर को नहीं मिलती है। तो रिमांड मिलती है, अरेस्ट कर सकते हो आप, सर्च सीजर कर सकते हो, बयान कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन आप पुलिस ऑफिसर क्योंकि नहीं हो, इसीलिए सेक्शन 25 का प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। रिसेंटली, अब मुझे थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, 5 ही मिनट बचे, नारकोटिक्स का जो लॉ है एनडीपीएस, वहां पे अभी वेरी रिसेंटली एनडीपीएस में भी पहले कोर्ट के जजमेंट्स आए कि नहीं साहब, एनडीपीएस के में भी जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं वो भी पुलिस नहीं है, इसलिए 25 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो उसके सामने जो कन्फेशन कर रखा है पुलिस के सामने नहीं, अथॉरिटीज के सामने, एनडीपीएस की अथॉरिटी के सामने, ईडी के सामने, जीएसटी ऑफिसर के सामने, एक्साइज ऑफिसर के सामने जो कन्फेशन कर रखे हैं, वो उनके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है, क्योंकि 25 का प्रोटेक्शन नहीं है। तो लड़ा सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने केस, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वहां पे पुलिस की पूरी पावर्स वहां नहीं है, तो वो पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर्स नहीं है तो 25 का प्रोटेक्शन नहीं है। तो इमरजेंसीज के यहाँ जो कन्फेशन दिए गए हैं उनके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है, ऐसे जजमेंट आ गए। रिसेंटली एक लार्जर बेंच का जजमेंट आया, तूफान सिंह, गूगल कर लीजिएगा जिसको शौक हो, तूफान सिंह के नाम से। वहां एनडीपीएस की प्रोविजंस को पढ़ करके उन्होंने कहा कि नो, नार्कोटिक्स के केस में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं ये पुलिस ऑफिसर्स ही हैं। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि एनडीपीएस एक्ट में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं एनफोर्समेंट के, उनके पास चार्जशीट का राइट है, या ऐसे कह लूं जो वो रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में फाइल करते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू चार्जशीट। क्योंकि वो चार्जशीट फाइल कर देते हैं तो उनके पास तो सारी पावर है पुलिस वाली। इसीलिए एनडीपीएस में डेजिग्नेटेड एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के सामने जो बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उनके वहां सेक्शन 67 है, उनके बेसिस पर कन्विक्शन नहीं हो सकता, उसके बेसिस पर केवल कन्विक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको एविडेंस से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर है। तो सवाल कैसा बना, 25 का प्रोटेक्शन कब मिलेगा? पुलिस ऑफिसर है जिसके सामने बयान दिया गया, अगर पुलिस ऑफिसर है एज पर लॉ तो मिलेगा, वरना तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। पुलिस ऑफिसर है ये कैसे पता पड़ेगा? वर्दी से नहीं पता पड़ेगा, सॉरी, वर्दी वाले तो नहीं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, 5 मिनट में सर 5 मिनट ले लूं क्या? वैसे तो हो गया 18:50। नो प्रॉब्लम। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, पुलिस ऑफिसर खाकी वर्दी, ये तो पुलिस है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्शन 25 का प्रोटेक्शन है। सीबीआई सादा वर्दी में होते हैं लेकिन पुलिस है, वो पुलिस ही है। सीआरपीसी के सारे राइट, जो इन्वेस्टिगेशन के सारे राइट्स हैं, पावर्स हैं, वो सीबीआई के पास अवेलेबल हैं, वो चार्जशीट फाइल करते हैं, इसीलिए 25 का प्रोटेक्शन अवेलेबल है। रेलवे पुलिस, सॉरी, वो चार्जशीट फाइल नहीं करते। रेलवे पुलिस इज नॉट पुलिस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 25, नहीं है वो पुलिस। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो भी कंप्लेंट फाइल करते हैं, चार्जशीट फाइल नहीं करते, वो भी पुलिस नहीं है, तो 25 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी मजेदार बात है, अब फिर कभी करेंगे। चलो, तो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर वाला किस्सा है, उसमें ऐसा हो सकता है कि जो मेन क्राइम है उसको सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम है उसको ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। सेम मैटर है। सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 25 का प्रोटेक्शन अवेलेबल है। करप्शन के केस में फॉर एग्जांपल, करप्शन का केस सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, 25 का प्रोटेक्शन अवेलेबल है, क्योंकि सीबीआई पुलिस है। और उसी से जुड़ी हुई बात जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रहा है, वहां प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर 25 सिर्फ पुलिस ऑफिसर वाला जो है वो करता है। एक आखिरी बात रह गई, और मुझे तेजी से चलना पड़ रहा है। आप बोलोगे कि सर ये जो अलग अलग अथॉरिटीज हैं, जैसे जीएसटी, जैसे इनकम टैक्स, जैसे ईडी, है ना, जैसे कस्टम, ये तो पुलिस ऑफिसर नहीं है, रेलवे, ये तो पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो 25 का प्रोटेक्शन नहीं है। पर डराना धमकाना तो एक जैसा है इनका, तो कोई प्रोटेक्शन है क्या? 25 का नहीं है, कोई प्रोटेक्शन है क्या? द आंसर इज यस, है। 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रोटेक्शन है। 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ये है, अगर दबाव में कोई कन्फेशन लिया गया है, कोर्शन में कोई कन्फेशन लिया गया है किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, फिर वो एविडेंस में काउंट नहीं होने का।
अब ये कैसे पता चलेगा? अब तो झंझट आ गया ना। अब ये कौन प्रूव करेगा कि ये जो कन्फेशन लिया गया था दबाव में लिया गया था कि बिना दबाव के वॉलंटरी लिया गया था? तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन अथॉरिटीज के सामने, इनकम टैक्स अथॉरिटी, प्रोसिक्यूशन की बात चल रही है, आप इनकम टैक्स में पेनल्टी असेसमेंट की बात मत करना है, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की बात चल रही है। जीएसटी में भी प्रोसिक्यूशन की बात चल रही है, टैक्स की बात नहीं चल रही है। ये जो प्रोसिक्यूशन है, इन्होंने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, अगर आप इस बात 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का बेनिफिट लेना है एक्यूज्ड को, तो ये आगाह होना चाहिए उसको कि जैसे ही वो उस दबाव से बाहर निकला, आप डिपार्टमेंट में बैठे थे, आपके ऊपर दबाव था, आपने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन फिर डिपार्टमेंट ने आपको छोड़ दिया, बात खत्म हो गई, तो दबाव तो चला गया। तो जैसे ही दबाव चला गया, प्रेशर चला गया, कोर्शन की सिचुएशन चली गई, एक्यूज्ड की, विटनेस की ये ड्यूटी बन जाएगी कि वो जाकर के रिट्रैक्शन फाइल करे। अब वो ऑन रिकॉर्ड ये लेकर के आए कि मुझसे उस दिन दबाव में ऐसा ऐसा स्टेटमेंट लिया गया था, वो कोर्शन में लिया गया था, प्रेशर में मुझसे लिखवाया गया था, वो फैक्ट्स ठीक नहीं है। तो करेक्ट फैक्ट क्या है वो मैं अब बता रहा हूं, रिट्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो ये रिट्रैक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल फाइल होना चाहिए। तब ट्रायल के समय पे हम ये कह पाएंगे कि साहब वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था, जिस पर प्रोसिक्यूशन रिलाई करना चाह रहा है, बात हो रही है ईडी की, बात हो रही है कस्टम ऑफिसर की, बात हो रही है जीएसटी की, बात हो रही है इनकम टैक्स की, ये पुलिस ऑफिसर क्यों की नहीं है? तो 25 का प्रोटेक्शन नहीं, 24 का है। 24 के लिए झंझट बस ये है कि मुझको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मुझसे दबाव में इन अथॉरिटीज ने कोई स्टेटमेंट लिया था। उसके लिए मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि जैसे ही मैं उस दबाव से बाहर आया, मैंने एक्शन लिया और रिट्रैक्शन फाइल किया कि ये स्टेटमेंट मुझसे दबाव में लिया गया, सही फैक्ट्स ये हैं, तब मुझे 24 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तब वो स्टेटमेंट जो मैंने रिकॉर्ड करवाया कन्फेशन, वो फिर एविडेंस में कितना काउंट होगा कितना नहीं काउंट होगा, ये जज साहब तय करेंगे। ये जज साहब तय करेंगे कि वो वास्तव में क्वेश्चन में लिया गया था या नहीं लिया गया था। तो इतना तो हो ही जाएगा, केवल और केवल उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे तो मैं कन्विक्ट नहीं होऊंगा, उसके साथ कोई कोरोबोरेटिव मटेरियल चाहिएगा प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करने के लिए कि मैं गिल्टी हूं। केवल मेरे स्टेटमेंट से नहीं होने का, क्योंकि मैं 24 का राइट क्लेम कर रहा हूंगा कोर्ट के सामने। तो 25 का पढ़ लिया, 24 का पढ़ लिया, 23 पढ़ लिया, 161 162 का बयान समझ लिया, 164 का बयान समझ लिया, 173 की चार्जशीट समझ ली। अब 50 मिनट में इससे ज्यादा सेक्शन क्या करेंगे हम समझ के, तो टाइम भी पूरा हो गया। सो विद दिस एक जनरल जानकारी की बात थी, कोई इसमें टेक्निकलिटीज की कोई बात नहीं थी, एक जनरल अवेयरनेस की बात थी कि जो एविडेंसेस, जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं पुलिस के सामने और अदर अथॉरिटीज के सामने, उनकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है फॉर द पर्पस ऑफ कन्विक्शन, वो कैसे चलती है लॉ में, इसकी एक मोटी मोटी सी जानकारी हम लोगों ने की। हमको साहब मैं एक एग्जांपल दे दूं, हमको मेडिकल, हम कितना भी गूगल कर लें और कितने भी लेक्चर सुन लें, आजकल ना अरविंद जी डॉक्टर साहब की भी लेक्चर करवाते हैं, तो कितनी भी मेडिकल की आप लेक्चर सुन लो, इसका ये मतलब नहीं आप इलाज अपने आप करने लग जाओगे कि अब तो मैंने समझ ही लिया क्या प्रोग्नोसिस होती है, क्या डायग्नोसिस होती है और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और भाई साहब एंटीबायोटिक्स ही लेनी होती हैं और एक पेन किलर ले लो और हो जाता है काम। नहीं जी नहीं, आप इलाज नहीं करोगे अपने आप। ये तो ठीक है, आपकी जानकारी हो गई तो आप अवेयर हो, बस यू आर मेडिकली अवेयर। तो ये जो आज का लेक्चर है ना साहब, जो भी हमारे श्रोता हैं आज, तो इसका ये नहीं मतलब है कि कल को आप अपना केस अपने आप ही लड़ लोगे। आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, आपको अरविंद जी की, बागीर जी की, या और हमारे काकरा साहब की, ऐसे किसी एडवोकेट की, काबिल एडवोकेट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो तब वो गिवन फैक्ट पर आपको सही राय देंगे। लेकिन एक जो मन में एक दुविधा रहती है, एक अनजाना सा डर रहता है, आपकी जानकारी में ऐसा हो जाए, तो आप जब सलाह देते हो किसी को, किसी से बात करते हो, तो हम थोड़ा सा जानते हैं ना, तो बात कर सकते हैं कि साहब हमने ऐसा सुना था, एक अरविंद जी ने लेक्चर करवाया था, वहां तो कुछ ऐसी सी बात हो रही थी, तो गलत हो रही थी क्या? तो आपको फिर साफ करेंगे कि नहीं वो भी सही थी और जो हम कह रहे हैं वो भी सही है, वो कैसे सही है और ये कैसे सही है, वो बताएंगे आपको और आपका मदद करेंगे लीगली जिस तरह से हो सकती है। लेकिन आप ज्यादा अवेयर हो गए। हमारा आज का अरविंद जी का पर्पज ये है कि चाहे वो मेडिकल की बात हो, हेल्थ की बात हो, और सबसे ज्यादा तो आध्यात्मिक चलता है, तो हमारी खुद की बात है वो, तो हमारी खुद की बात हो तो हम थोड़ा ज्यादा अवेयर हो जाएं, थोड़ा ज्यादा दिखने लगे हमको, जो नजारा है ना जो ऐसा साफ हो जाए, धुंध मिटनी चाहिए। ये सारा पर्पज है इस लेक्चर सीरीज का जो भाई साहब चला रहे हैं। विद ऑल दिस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्रणाम।
अब जो क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, अगर मुझको मालूम होंगे उनके आंसर तो मैं जरूर से बताऊंगा, नहीं मालूम होंगे तो क्षमा मांग लूंगा। विद दिस आई कंक्लूड, थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय विपिन गर्ग जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने आज की जानकारी दी, और आपका कहना ये सही है कि आपको रेफरेंस के तौर में जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए, ताकि पर क्या है कि इलाज तो डॉक्टर या वकील ही करेंगे, और इसमें हम कोई किसी का प्रश्न हो, मैं अनम्यूट करता हूँ, पूछ सकते हो हैं। जाते हैं। तो आज का विपिन भाई का वक्तव्य बहुत सारगर्भित रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आज के जो श्रोतागण हैं उन्होंने भी ये बता दिया कि हम भी थोड़ा दखल रखते हैं, इसके लिए उनका भी धन्यवाद। और अरविंद भाई जिन्होंने ये आयोजन किया है और इतने दिनों से ये 155 श्रृंखला तक पहुंच गए हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद साहब, कार्डिका के साहब, धन्यवाद विपिन जी। ओम शांति शांति शांति। शांति।